भारत की कार्रवाई के बाद का आज पहला रिएक्शन मार्केट्स देता हुआ और पूरी तरह से संभल कर रिएक्शन मिल रहा है। इंडिया विक्स के अंदर आज फ्लैट कारोबार हो रहा है, ना तो यहाँ से बात बढ़ती हुई दिख रही है ना ही अभी कम होती हुई दिख रही है, इसलिए इंडिया विक्स किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं दे रहा। यही इंडिया विक्स को अगर मैं मार्केट के साथ कनेक्ट कर दूं तो मार्केट्स में भी कुछ वैसा ही हो रहा है, ना तो बाजार गिर रहा है ना तो बाजार बढ़ रहा है। जो हमने आपके सामने बात रखी एग्जैक्टली वैसे ही सब मार्केट के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी आज प्रेशर है। मेरे साथ होंगे अगले 2.5 घंटे में आपके साथ बने रहेंगे, मैं 1.5 घंटा माफ कीजिए, मेहमानों को अपने साथ जोड़ लेंगे ताकि धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स हम आपके सामने रखें। ये 1.5 घंटा कटेगा कैसे आपका हमारे साथ, इसकी पूरी रूपरेखा भी हमने बनाई हुई है। हर 10 से 15 मिनट में कुछ ना कुछ नया सेगमेंट हम आपके सामने लेके रखेंगे। तो इसी की शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले होगा डेरिवेटिव्स का एक चेक, उसके बाद फिर क्लोजिंग ट्रेड हम शुरू कर देंगे, यानी कि क्लोजिंग के जो कॉल्स होती है वो सारी ये 2:10 पे होंगी। निकुंज की नज़र होगी 2:30 बजे के आसपास की, ये हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर 3 बजे के आसपास आप मार्केट सेट 3 ऑप्शंस का ट्रेड, जो ऑप्शंस का चैंपियन हमारा सेगमेंट है वो 2:40 के आसपास का होगा। 3 बजे के बाद BTST के सौदे और साथ ही इवेंट्स टू वॉच, तो ये दोनों चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हम सारे के सारे इवेंट्स अब आपके सामने रखते जाएंगे अगले 1.5 घंटे के अंदर। लेकिन फिलहाल की तस्वीर ये है कि अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं तो आप काफ़ी बोर होंगे। आप ये बात भी सोच रहे होंगे कि मार्केट में तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसलिए पहला पॉइंट यही लिखा है सीमित दायरे में कामकाज। निफ्टी 24,360 के आसपास है, ना तो इसमें 24,200 का ब्रेकडाउन दिख रहा है ना ही 24,400-500 का ब्रेकआउट दिख रहा है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी भी सपाट है, 12 में से 7 शेयरों में बढ़त है और आप नंबर्स ऊपर देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी मुश्किल से 100 पॉइंट ऊपर नीचे अपने आप को भी कर पा रहा है। एक बार सुबह जब खुला तो तेजी पकड़ी, लेकिन उसके बाद विक्स ज़्यादा टूटा नहीं तो बाजार ज़्यादा चढ़ा नहीं, ये फर्स्ट से रह गया। टायर्स ऑटो शेयर्स मजबूत हैं, टाटा मोटर्स आज ऊपर है और इसके अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा FTA को भी दिया जा सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो UK के साथ हुए हैं, ये जो भी आप खबर देख पा रहे थे। FMCG फार्मा शेयरों पर दिख रही है थोड़ी कमजोरी, ये आज के सेगमेंट ऐसे हैं जो थोड़े वीक हैं। FMCG और फार्मा शेयर्स ये दोनों थोड़े वीक हैं, ये आज की एक और बड़ी बातों में से एक है। डिफेंस शेयरों पर दिखा दबाव, BDL करीब 6% टूट गया। इवेंट से पहले पोजीशनिंग थी, इवेंट के बाद यानी कि इस पहलगाम अटैक के बाद जो कार्रवाई सरकार ने की है उसके बाद धीरे धीरे करके डिफेंस काउंटर्स में आज प्रॉफिट बुकिंग का दौर बना। यही एग्जैक्टली आपने बैंकिंग काउंटर्स में भी देखा होगा, बैंक्स थोड़ा चले हुए थे लेकिन जैसे नंबर्स आते गए, चाहे वो SBI के नंबर हो, चाहे वो कोटक के नंबर हो, चाहे कलो बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर हो, जैसे जैसे नंबर्स आए, नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं थे लेकिन जो पनिशमेंट थी वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी। अब मानसी आपको आज की जो बजिंग स्टॉक्स हैं वो आपके सामने रख देंगे। बिल्कुल, तो बजिंग स्टॉक्स तो हम बताएंगे ही, लेकिन इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद भारत की जवाबी कार्रवाई पर जितने भी सारी अपडेट्स मिल रही है, इस वक्त गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। राज्यों के साथ गृह मंत्री की बैठक चल रही है। ये सारे अपडेट्स हम आपके स्क्रीन पर फ्लैश भी करेंगे। बैठक में DGP, चीफ सेक्रेटरी भी शामिल रहेंगे और लगातार आपको वक्त पर बताते भी रहेंगे। राज्यों के CM के साथ गृह मंत्री की बैठक है और ये बैठक शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे और अब लौटते हैं बजिंग स्टॉक्स की तरफ। और बजिंग स्टॉक्स में आज भले सीमित दायरे में कामकाज देखने को मिल रहा है। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार में परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि IT सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन। निफ्टी IT इंडेक्स अगर देखेंगे वहां पर ठीक ठाक मजबूती है, लेकिन भारत और UK के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के चलते हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी, ये सारे के सारे पॉकेट्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है और इन्हीं से जुड़े स्टॉक्स जो है वहां पर अच्छी खासी मजबूती है। UK के साथ FTA पर सहमति से टेक्सटाइल शेयरों में मजबूती का रुझान। गोकुलदास एक्सपोर्ट, अरविंद लिमिटेड, ये सारे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, अरविंद लिमिटेड 3% की तेजी, लेकिन गोकुलदास एक्सपोर्ट तो करीब 13% चल गया है। इन स्टॉक्स पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी। इसके अलावा ऑटो
में भी अच्छी खासी मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। कमर्शियल व्हीकल में डीमर्जर की जो खबर आई उसका एक इम्पैक्ट है जो कि टाटा मोटर के शेयर प्राइस पर देखने को मिला है। आपको याद होगा, अगर आप हमारे साथ सुबह भी जुड़े थे, बाजार खुलने से ठीक पहले हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट की पैनल जब जुड़ी, उनके रेडार पर यह स्टॉक था। टाटा मोटर्स पर भी कॉल थी, उस पर हमने फंडामेंटल टेक्निकल दोनों टेक्स भी लिए थे। 5% की तेजी, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के डीमर्जर की जो खबर है, न्यूज का एक इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त टाटा मोटर के स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है। 680 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बीएसई लिमिटेड ट्रेडर्स फेवरेट, इन्वेस्टर्स फेवरेट, ये स्टॉक बिल्कुल बनता हुआ दिख चुका है। बीएसई लिमिटेड पर सभी की नजर है और लगातार इस स्टॉक ने तेजी की ही छलांग लगाई है। और आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे, इस वक्त भी 6,690 के पार करीब 7.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आज के सत्र में दिन की शुरुआत से इस स्टॉक में बढ़िया एक्शन है। एक्शन जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। Q4 के नंबर्स में मार्जिन जो है 2 गुना हैं। रिजल्ट का इम्पैक्ट और अदरवाइज भी अपने फैक्टर्स, ट्रिगर्स के चलते पिछले कई महीनों से स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। बुलेटिन में आगे विस्तार से स्टॉक पर भी बातचीत होगी। वहीं कामकाजी मुनाफे में मजबूती जो देखने को मिली थी, इसका असर पेटीएम के स्टॉक प्राइस पर भी पड़ता हुआ दिखा है। आज के सत्र में पेटीएम का स्टॉक भी फोकस रेडार पर है, खास तौर से इस पर भी नजर होनी चाहिए। नतीजों के ठीक बाद हमने देखा इस स्टॉक में भी मजबूती का एक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की अगर चाल समझेंगे, कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है और नतीजों के ही दम पर स्टॉक्स में सेक्टर्स में मजबूती या फिर कमजोरी देखने को मिली है। केईआ इंडस्ट्रीज पर भी नजर होनी चाहिए। यहाँ पर भी एक न्यूज फ्लो है, इस न्यूज फ्लो का ही एक्शन है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ। ऑलमोस्ट 4% के गेंस, नतीजे इनके अच्छे। मुनाफे में करीब 34% की बढ़त और कंपनी के रेवेन्यूज भी करीब 25% बढ़ते हुए दिखे हैं। तो ज्यादातर जो भी एक्शन इस वक्त मार्केट में हम देख रहे हैं, या रिजल्ट बैक देख रहे हैं, या फिर एफटीए का अग्रीमेंट जो इंडिया और यूके के बीच हुआ है, इस अग्रीमेंट पर सहमति बनने से जो तमाम सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल, ऑटो एंसिलरी, इन सारे के सारे सेक्टर्स में एक इम्पैक्ट आता हुआ, कमोडिटी प्लेयर्स पे एक इम्पैक्ट आता हुआ जरूर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये तो हुई बाजार की बात। अब इंडेक्स पर एक बार आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स जिस तरह से थोड़ी देर पहले हम आपको कह रहे थे, बेहद रेंज में कामकाज करता हुआ इंडेक्स इस वक्त नजर आ रहा है। सीमित दायरे में इस वक्त निफ्टी लाल निशान में ऑफकोर्स 24,374 के स्तर पर ट्रेड। बैंक निफ्टी ऑफकोर्स निफ्टी के मुकाबले कंपैरिजन अगर करेंगे बेहतर है, वहां पर निचले स्तरों से 400 अंकों की रिकवरी इनफैक्ट बैंक निफ्टी में आती हुई और हरे निशान में इस वक्त अगर देखेंगे 150 अंकों की मजबूती पर 54,412 के लेवल्स पर करता हुआ ट्रेड। एफएनओ डेटा, डिम्पी आप बताएं। देखिए, सुबह जब जिक्र हुआ था मार्केट्स के डाटा का, तब हमने आपसे एक सामने पॉइंट रखा था कि देखिए कि सबके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि इस कार्रवाई करने के बाद मार्केट में क्या होगा। जब मैं आज सुबह ही ऑफिस पहुंचा तो कम से कम रास्ते में कुछ लोगों ने पूछ लिया कि आज मार्केट का क्या होगा। तो सुबह भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि देखिए मार्केट्स में कुछ नहीं होगा और मार्केट्स नहीं गिरेगा, मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और ये बात भी आपके सामने रखी थी कि अगर बैंक निफ्टी में छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने हो तो आप वो कर सकते हैं। आप देखिए जो बात हमने डाटा की बेसिस पर आपके सामने रखी, एग्जैक्टली मार्केट के अंदर यही हुआ। देखिए, कहना काफ़ी टफ कॉल होती है, समझना भी काफ़ी टफ है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें डाटा के बेसिस पर समझी जा सकती हैं या आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ सिचुएशन क्या है या कैसे बनी होगी। खैर, मैं एक दो पॉइंट्स आपके सामने भी और रखता हूँ, एक बार सारी चीज़ें आपको दिखाता जाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी को छोड़ के आज विक्स को चेक करना। 1 मिनट के लिए विक्स का इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा, जहाँ पे विक्स लिखा हुआ पे उसका इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा। अभी भी विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, 19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज सुबह एक बार बढ़ने का अटेम्प्ट शुरू में तो हुआ, लेकिन बाद में जैसे ही सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो फॉल आप देख पा रहे हैं उसके बाद का है। और उसके बाद से बाजार ने भी गिरना बंद कर दिया, उसके बाद से बाजार गिरा भी नहीं। यानी कि एक थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर आया, सेना ने अपनी सारी जानकारी दे दी, जो एक कार्रवाई होनी थी हो गई। ऐसा लगता है विक्स को देखकर कि आगे कार्रवाई नहीं बढ़ेगी, इसमें कोई भी चीज़ अभी ऐसा लग नहीं रहा, मतलब डाटा को देख के कि ये मामला बहुत बड़ा या फिर तूल पकड़ने जा रहा है। ये शायद अभी एपिसोड एक कंप्लीट होने की तरफ है, इसलिए विक्स अभी घटा तो नहीं है, शायद 1 से 2 दिन वेट करेगा, उसके बाद ये घट जाएगा और आपको फिर मार्केट्स के अंदर एक नए रूपरेखा से दिखेगी। इसलिए जो बचे हुए 2 से 3 दिन ट्रेडिंग सेशंस हैं, आप इसको थोड़ा क्लोजली वॉच कीजिएगा। साथ ही इसी में ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाइएगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो से भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आज सुबह हम थोड़ा कमज़ोर खुले थे, एडवांस डिक्लाइन खराब था,
185 शेयर एडवांसेस में थे और उसके अगेंस्ट काफ़ी बड़ी तादाद में शेयर्स डिक्लाइंस, लेकिन अब स्थिति बदली है कार्यक्रम के मतलब दिन के ट्रेड के दौरान। अगर आप देखें एडवांस डिक्लाइन के अंदर आपको 100 से ज़्यादा शेयर, इस समय 150 से ज़्यादा शेयर्स तेज़ी के दिखेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है कि चौतरफा वापस रिकवरी आई है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट के अंदर वो है, थोड़ा बहुत मैं उसको क्रेडिट दे सकता हूँ अर्निंग्स का। अभी भी कोई डिस्टर्बिंग अर्निंग नहीं आ रही है, अगर वो आ भी रही है तो अपने सिर्फ स्टॉक्स तक ही सीमित रह रही है, उसके बाद का प्रेशर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, पिछले 3 दिन के अंदर 3 बड़े बैंक के नंबर आए, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर आए, एसबीआई के नंबर आए और कोटक के नंबर आए। नंबर्स के बाद तीनों का रिएक्शन काफ़ी तेज था और काफ़ी स्टीप था। बैंक ऑफ बड़ौदा कल बकायदा 10% तक टूटा, सर्किट तक भी लग गया था। लेकिन आप देखोगे उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी में कोई मेजर क्रैक नहीं आया। बैंक निफ्टी अपने 54,000 के लेवल को बचाने में भी कामयाब हो गया, ना केवल बचाया बल्कि थोड़ा पुल बैक भी दिखाया। तो पुलवामा वाली पहलगाम वाली खबर और साथ ही बैंक्स के जो नंबर्स के बाद का रिएक्शन है, उस सबको डाइजेस्ट करता गया मार्केट। यही बाजार की खूबसूरती है। और इसके पीछे एक और वन लाइनर पॉइंट भी है और वो है एफआईज इंडिया में 49% है, वो लॉन्ग साइड पे खड़े हैं। डीआईज के पास 66% है, रिटेल के पास 44% लॉन्ग है और इंस्टीट्यूशनल यानी कि जिसको हम होम अकाउंट्स कहते हैं या प्रो अकाउंट्स कहते हैं, उनके पास करीब करीब 44% के आसपास है। कोई एक्सपायरी का प्रेशर नहीं है, नथिंग कुछ भी नहीं। और मेरे को लग रहा है पहलगाम वाला एपिसोड धीरे धीरे करके अब वो क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। अब उसमें कोई मेजर रिएक्शन मार्केट में आ जाए, जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटती तब तक तो नहीं होगा। तो बाजार इस चीज़ से अब आप निश्चिंत हो जाइएगा। ये मैं सिर्फ डाटा को देख के बता रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कोई आंकड़ा नहीं है। मेरे को नहीं लगता पहलगाम वाली खबर पे मार्केट्स कोई तेज़ रिएक्शन देगा, इसलिए किसी के भी मन में चल रहा हो थोड़ा सावधानी रखिए 1 से 2 दिन। लेकिन मेरे को लगता नहीं 1 से 2 दिन में अगर कुछ होता है तो फिर कुछ होगा भी, तो फिर ये मैटर ऑलरेडी ठंडे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है साफ साफ। क्या बाजार में खरीदारी करनी है या नहीं, 1 से 2 दिन के बाद फैसला लेना, आज मत लेना। अभी हम रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों नहीं किया और ना ही बाजार आपको सिग्नल दे रहा है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने जा रहा है। तो इसलिए जो मार्केट कहेगा वैसा ही आप कीजिएगा, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जतिन केडिया आज के हमारे मेहमान हैं, शुरुआती मेहमान। उसके अलावा 2-3 मेहमान और साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जैसे कि कुणाल परार थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सचिन गुप्ता हमारे साथ होंगे, नीरव वोरा होंगे। इन सब से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जतिन भाई से होगी बातचीत। जतिन भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मार्केट ने काफ़ी सधा हुआ रिएक्शन दिया, जैसे आर्मी ने काफ़ी सधा हुआ कॉल ली, सधा हुआ कैंप्स तोड़े, 9 स्ट्राइक की, कोई मिलिट्री बेस को नहीं छेड़ा, कोई सिविलियन को वहाँ के नहीं मारे, लेकिन उन्हीं को बेस बनाया जो एक्चुअली में प्रॉब्लम करते हैं इंडिया में। एग्जैक्टली मार्केट भी वैसे ही कर रहा है, कोई वैसा पैनिक नहीं, कोई एग्रेशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, शांति से काम हो रहा है, स्टिल इन द रेंज। आपका टेक क्या है सर निफ्टी बैंक निफ्टी पे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। तो हमारा जो टेक है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक नीजक रिएक्शन के बाद मार्केट 24,400 24,500 यही रेंज में आके फिर से ट्रेड कर रहा है। जो डेरिवेटिव्स का डेटा था वहां पे हमें क्लियरली दिख रहा था कि 24,400 और 24,500 ये दोनों स्ट्राइक्स पे कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों ही बेची जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस का डेटा था वो यही सजेस्ट कर रहा था कि एक रेंज बाउंड कारोबार रहेगा इवन बिफोर 3-4 ट्रेडिंग सेशन। सो जो ये लास्ट वीक की एक्सपायरी है, जो अभी 8 यानी कि कल की एक्सपायरी है, उसका जो अगर जो ऑप्शन डेटा देखे तो वो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रेड को ही सजेस्ट कर रहा था। जो स्ट्रैडल का प्रीमियम था वो अराउंड 190 to 200 पॉइंट्स था। तो 24,300 से लेकर 24,700 की एक ब्रॉड रेंज आ रही थी निफ्टी में और मार्केट वहां पे एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है। तो ऑप्शंस डेटा डेफिनेटली एक क्लू देता है हमें कि किस तरफ मार्केट जाएगा। और अगर जो मैं टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो 24,500 24,600 एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है और 24,200 ऑन दी डाउन साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो दोनों ही टेक्निकल और डेरिवेटिव पैरामीटर्स यही सजेस्ट कर रहे थे कि एक रेंज बाउंड कारोबार रहेगा और हमने वही देखा है। डिस्पाइट ऑल दिस जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इंडिया का जो रिटेलिएशन हुआ है, डिस्पाइट ऑल दैट थिंग
market is holding on to its level of 24,400, 24,500. आगे जाते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये कंसोलिडेशन जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा और आगे जाते हुए 24,850 और 25,000 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये प्रोविजनल है। 24,500 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज देना होगा निफ्टी को। अगर जो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में एक क्लियर कट 20 डे मूविंग एवरेज जो प्लेस था 53,500 के आसपास, वहां पे हम नहीं गए, लेकिन उसके पहले ही आई थिंक मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और फिर से अपमूव की तरफ एक स्विंग जनरेट कर रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट कर सकता है ऑन दी डाउनसाइड। 3 वीक का एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, तो कूल ऑफ हो गया है ऊपरी स्तरों से, कंसोलिडेट भी हुआ है। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव के लिए स्टार्ट हो सकता है आने वाले दिनों में। ऑन दी अपसाइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई अराउंड 56,100 उसके ऊपर जो सस्टेन होता है इवन 57,000 इज पॉसिबल। नीचे में हमें लगता है कि 54,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे। दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक नी जर्क रिएक्शन जरूर देखने मिला है, लेकिन हमें लगता है कि ये एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यूज करनी चाहिए। यहाँ पर एंटिसिपेटेड था रेंज बाउंड कामकाज मार्केट में और वही देखने को मिला है, लेकिन इसे एक नी जर्क रिएक्शन के तौर पर देखना है। इस वक्त अगर आप देखिए कन्विक्शन दोनों इंडेक्सेस पर हमारे एक्सपर्ट का कायम है, चाहे फिर वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, यहाँ से अपसाइड ही विजिबल नजर आती है। इस वक्त अगर आप देखेंगे ज़्यादातर ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़े स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन दिखा रहे हैं। टाटा मोटर्स में मजबूती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक्शन है, कुछ चुनिंदा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्लेयर्स, बजाज फाइनेंस आज सुबह से ही मजबूती का रुझान दिखाया जा रहा है। वहीं एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, ये तमाम बड़े दिग्गज हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। और इसके ठीक सामने फार्मा सेक्टर ने बैक सीट ली है आज, और साथ ही पेंट्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी जैसे काउंटर्स है जहां पर इस वक्त बिकवाली हाथ लगी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो बिल्कुल बटा बटा आप देख पाएंगे, और इसी से इस बात का अंदाजा पूरी तरह से लगाया जा सकता है कि दिन भर जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं वो इवेंट्स को डाइजेस्ट करते करते बाजार जो है एक लेवल में, एक रेंज में कामकाज करने की कोशिश कर रहा है। रैशनल अप्रोच मार्केट का ये कहा जाएगा। इसे इस वक्त एक शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट कहेंगे, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर मजबूती के ही बनते हुए और यहाँ से अपसाइड विजिबल जरूर नजर आएगी। चलिए, जहां अपसाइड विजिबल इंडेक्स पर है, इंडेक्सेस तो वैसे आज रेंज बाउंड है, वहां पर भी अपसाइड अगर हमारे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज तो होगी ही। आइए सीधा रुख करते हैं ट्रेडिंग कॉल्स का। जतिन, गुड आफ्टरनून। हम इस वक्त जब बात कर रहे हैं, सारे के सारे इंडिसेस हर निशान में आते हुए दिख चुके हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में भी मजबूती है, भले ही इस मजबूती को वॉलेटाइलिटी ही समझना चाहिए क्योंकि आज के सत्र में बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सारे के सारे सेक्टर्स, फार्मा और एफएमसीजी को अगर छोड़ दीजिएगा, वहां पर भी तेजी का रुझान है। क्लोजिंग ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आप कहां पर देख रहे हैं? डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई दे रही है, और हम जो भी कंफर्म सिग्नल्स है उसके साथ ही जा रहे हैं। यहाँ पे कंफर्म ब्रेकआउट से वही सजेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो 2 स्टॉक्स हम लेके आए हैं, पहला स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। तो एक 5 से 7 दिनों का एक कंसोलिडेशन था, डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है, आज के ट्रेडिंग सेशन में सस्टेन कर रहा है, तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी देवयानी इंटरनेशनल। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 177 का, और ऊपर में टारगेट्स हम 194 के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो रिकमेंडेशन होगा वो एपीएल अपोलो ट्यूब्स में रहेगा। बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है, आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, तो हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए ऑन दी अपसाइड। स्टॉप लॉस रखना होगा 1630 का, और ऊपर में टारगेट है 1715 का। देवयानी इंटरनेशनल और एपीएल अपोलो 194 के टारगेट्स देवयानी इंटरनेशनल में और एपीएल अपोलो में 1715 के टारगेट्स। मजबूती है और यहां से और तेजी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन जतिन, मजबूती बीएसई लिमिटेड के शेयर में भी है, और सिर्फ आज ही नहीं,
लगभग हम देखते हैं बीएसई लिमिटेड का स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर दिखाता है, चाहे बाजार कितने ही वॉलेटाइल क्यों ना हो, चाहे तेजी की चाल पकड़ रखी हो मार्केट ने या फिर मंदी का हाल हो, बीएसई लिमिटेड के स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है। और आज का सेशन भी इसी तरह का एक सेशन है बीएसई लिमिटेड के लिए। आज दिन के हाईज अगर देखें 6847 के देखे हैं स्टॉक ने, इस वक्त 663 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ। पिछले एक महीने के चार्ट्स देखेंगे करीब 30% की मजबूती पाएंगे। पिछले 6 महीने में जितना नहीं चला उतना पिछले एक महीने में चल गया है। आज के सत्र में जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय और एंट्री अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज स्टॉक ने 6847 तक का लेवल तो देख ही लिया है, एंट्री अपॉर्चुनिटी कहां पर ढूंढी जाए? देखिए, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो उनको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि 6400 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जो अपमूव है वो राइड करे। हमें लगता है कि ऊपर में ये स्टॉक अराउंड 7100 तक का जाने का पोटेंशियल रखता है। तो 6400 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे। इनको अगर जो नया फ्रेश एंट्री लेना है तो हमें लगता है कि 6550 या तो 6500 के आसपास जब भी आए तभी एक साइन, एक बुलिश अगर जो पैटर्न वहां पे बनता है अर्ली चार्ट्स, देन वहां पे सपोर्ट पे होल्ड करता है तो वहां पे एक फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। वहां पे अर्ली मूविंग एवरेजेस है, अगर जो अर्ली मूविंग एवरेजेस होल्ड करते हैं तो देन वी कैन सजेस्ट फॉर फ्रेश एंट्री। ओवरऑल हमें लगता है कि 7100 तक का अपमूव पॉसिबल है इन द केस ऑफ बीएसई। अपमूव इंटैक्ट है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, बाय कर सकते हैं। मजबूती का है और आगे भी जारी रहेगा। एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने पर इसे खरीदने का मन बनाकर चल सकते हैं, लेकिन इस वक्त काफ़ी चला हुआ स्टॉक 6800 तक जाकर आज इस वक्त 6600 के लेवल्स पर ट्रेड कर ऑलमोस्ट 6.5% की गेन्स। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। स्टिल इन द रेंज मार्केट्स अभी, और मेरे को लग नहीं रहा कि आज कोई बड़ा मूव देगा लास्ट का। हालांकि 1 घंटा काफ़ी क्रूशियल रहेगा, इंडिया विक्स 19 के आसपास है तो ये आपको शांति से तो नहीं बैठने देगा, बट फिर भी थोड़ा सचेत रहिए, सावधान रहिए। ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, हाईली प्रोफेशनल लोगों का काम है इस समय काम करना। अगर आप सीधी कॉल या सीधी पुट लेते हैं तो इस समय वो ना लीजिएगा, और ख़ासकर कोशिश कीजिए थोड़ा इंडेक्स को अवॉइड कीजिए। इंडेक्स के अलावा जो स्टॉक्स में आपको जो ट्रेड मिलेंगे ना वो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा काम के मिलेंगे इंडेक्स के। खैर एनी हाउ, मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूँ 1-2-4 मिनट के लिए, और मेरे पास 2-4 शेयर हैं। स्टॉक एक्सप्रेस शुरू कर दो, मैं फटाफट पता करते जाता हूँ। जतिन जरा जल्दी जल्दी बताते जाइएगा इन शेयर्स के अंदर करना क्या है, स्पीड से मैं आपसे शेयर पता करूँगा। PEL पिरामिल एंटरप्राइजेज 1000 के ऊपर आया है, यहाँ से इसकी जर्नी फास्ट हो जाती है, काफ़ी तेज चलता है। PEL जरा देख के बताना सर, रखना इसको 2-4 दिन, नंबर्स के बाद चला है। 1075 जो कि फरवरी मंथ का जो हाई था वहां तक जा सकता है। डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पुलिश साइंस है। हमें लगता है कि और 50-1 रुपए की अपसाइड मूव पॉसिबल है। जिनके पास ऑलरेडी है 1000 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप होल्ड करने की राय दे रहे हैं, और बाय भी कर लो ना सर, फ्रेश बाय करना हो तो पिरामिल को बाय हो सकता है। 1000 रुपीज के स्टॉक के साथ एंट्री ली जा सकती है। ठीक है, 1000 का लगाओ स्टॉप लॉस। जिनको ये आदत है काम करने की, शेयर के बारे में ज़्यादा समझते हैं, जानते हैं, तो उनके लिए ट्रेड है। अगर किसी को लगता हो कि भाई एकदम से मेरे को कोई ट्रेड लेना नहीं है, तो हम पहले ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जो आपके पास है ना अभी थोड़ा संभालने का समय है, ना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। एक बार टारगेट और मेरे को बता दो जतिन, इसका टारगेट क्या है? ऊपर में हाँ, जो फरवरी मंथ का हाई था 1074 1075 तकरीबन वो टारगेट रहेगा 1075। ठीक है, 1075 है। एक और शेयर है मेरे लिस्ट में सर, आज काफ़ी दिनों बाद मेरे को दिखा, काफ़ी दिनों बाद तो खैर मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ नज़र आ रहा है अब, वो IEX 210-215 तक आ सकता है सर इस सीरीज़ में। अगर आ सकता है तो फिर सौदा बनाते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने। 210-215 तक का टारगेट है सीरीज़ का। देखिए, IEX में मैं थोड़ा अवॉइड करने की सलाह
होगा। रीजन बीइंग कि ऑलरेडी ये स्टॉक 150 से 200 तक का एक अपमूव ऑलरेडी देख चुका है और मोमेंटम इंडिकेटर्स पे थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। तो स्ट्रेंथ कहीं न कहीं लूज़ आउट हो रही है। हमें लगता है कि इसमें अवॉइड करने की सलाह रहेगी। है डन, पॉइंट टेकन। एक शेयर बस और है आपसे जो मेरे को पता करना है, वो शॉर्ट साइड पे है जहाँ पर आज थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। जस्ट अ मिनट। यस, हिंदुस्तान छोड़, इसको छोड़ देता हूँ मैं। एक बजाज ऑटो देखना सर, बजाज ऑटो में एक ज़्यादा बड़ा क्रैक तो नहीं आएगा ना? एक बार चेक कर लो सर, बजाज ऑटो ज़्यादा बड़ा क्रैक तो नहीं आएगा? देखिए, बजाज ऑटो सिर्फ जो प्रीवियस रैली है उसका एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। हमें लगता है कि 7750 यानी कि करंट लेवल से तकरीबन सिर्फ 80 पॉइंट्स का एक डाउनसाइड है, जहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है करंट स्तरों से, लेकिन अगर जो किसको बाय करना है तो हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अवॉइड की सलाह देंगे। जब तक एक डेली पॉजिटिव क्लोज नहीं आता तब तक हम इसमें एक पॉजिटिव स्टांस नहीं लेने की सलाह देंगे, लेकिन डाउनसाइड येस डेफिनिटली लिमिटेड है, 7750 के लेवल तक ही है। समझ में क्या बोल रहे हो? ओके, चलिए, तो ये एक राय इस वक्त और ऑटो एंसलरी इनफैक्ट फोकस रेडार पर है ही, और इन स्टॉक्स पर और यूके और इंडिया के बीच एफटीए अग्रीमेंट के साथ ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं। साथ ही टेक्सटाइल स्पेस भी है जो कि फोकस रेडार पर है। कुछ दिन पहले ऑटो बिक्री के डेटा भी आए और चुनिंदा ऑटो कंपनियों के नतीजे भी आए, इन पर खासतौर से नजर रही और इसकी ठीक बाद ये स्टॉक मानो रफ्तार पकड़ता हुआ। इस बीच हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता भी जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आउट स्वदेश पर। एक कामकाज करता हुआ बाजार, लेकिन इस वक्त अगर देखेंगे एट दिस जंक्चर हरे निशान में अब भी टिका हुआ 24,392 के स्तर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले परफॉर्मेंस बेहतर। कैसे देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनी बताइएगा, क्लोजिंग ट्रेड्स आपके? वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, क्लोजिंग ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी आपने बात की कि नजर ऑटो एंसिलरीज स्टॉक्स पर ही है, तो वहीं से एक स्टॉक सबसे पहले रिकमेंड करूंगा। स्टॉक का नाम है संवर्धन मदरसन एंड स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक अच्छा पॉजिटिव मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ओवर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्लियर कट है जिसका एक बेनिफिट लिया जा सकता है। सो मदरसन में बाइंग की सलाह रहेगी करीब 142 143 के लेवल से। स्टॉप लॉस रहेगा 137 का, अपसाइड में टारगेट्स 149 तक मुझे लगते हैं ये देखने को मिल सकते हैं। वहीं मेरा दूसरा ट्रेड जो है वो एसआरएफ पे बाइंग के लिए रहेगा। एसआरएफ अपने ब्रेकआउट्स के वर्ष पर ही है और काफी बड़े कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट लाइक अगर हम पिछले एक हफ्ते का कंसोलिडेशन का मूव है और वो प्रायर एक वीक की पूरी कैंडल्स को जो है वो इंगल्फ करता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक नजर आया। तो एसआरएफ में जो है मुझे लगता है कि अच्छे ब्रेकआउट्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे एसआरएफ में भी बाइंग की सलाह रहेगी करीब 3055 के अराउंड से। एक स्टॉप लॉस रहेगा 2963 का, अपसाइड पोटेंशियल टारगेट करीब 3200 तक देखने को मिल सकता है। समिल, ऑटो एंसलरी पर सभी एक्सपर्ट्स की नजर है। एसआरएफ, केमिकल प्लेयर्स, ऑटो एंसलरी, ये सारे के सारे स्टॉक्स। एसआरएफ पर इनफैक्ट आज सुबह भी एक टेक हमने टेक्निकल एक्सपर्ट से जाना था। ये स्टॉक तब से अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड करता हो, 5% की तेजी, 3200 के लेवल्स पर ये स्टॉक में मजबूती कायम। वहीं समिल, संवर्धन मदरसन पर 149 के लेवल्स, ऑलमोस्ट 6.5% स्टॉक में तेजी है। पोजीशन है तो इंटैक्ट रखनी चाहिए, नई पोजीशन के लिए भी यहाँ पर मौके बनते हुए जरूर दिख रहे हैं। हमारी पूरी एक्सपर्ट की पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स और एक फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन केडिया तो हमारे साथ 2 बजे से जुड़े ही हैं, शेर खान से। वहीं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड से कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हैं हमारे साथ, और साथ ही जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से नीरव वोरा हमारे साथ। सभी का स्वागत है। कुणाल, गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून। मेरे ओर से 2 क्लोजिंग ट्रेड है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है। मोमेंटम काफी अच्छा स्टॉक में देखने को मिल रहा है एंड दोनों स्टॉक में अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। भारत फोर्ज फिलहाल 1134 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, प्रेजेंट लेवल पे ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1080 का ऐसा यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे, जो इसका रिसेंट का बॉटम भी है। टारगेट की बात करें तो 1175 पहला टारगेट है, 1175 एंड वो जैसे ब्रेक होता है 1245 1245 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो भारत फोर्ज पहला खरीदारी करके चलने की सलाह। दूसरा जो है नजारा टेक्नोलॉजीज
बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। फॉर्मेशन हो चुका है, आर्ली चार्ट में ब्रेकआउट भी है, 50-20 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में अच्छे खासे मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है। फिलहाल स्टॉक 1060 के अराउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 1020 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 1110 का पहला टारगेट है जो स्टॉक आपको दिखा सकता है, और 1110 जैसे ही ब्रेक होगा ये वन वे रैली में आपको 1170 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। सो दोनों स्टॉक भारत फोर्ज नजारा खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एब्सोल्युटली सेकंड द थॉट कुणाल, मेरे भी रेडार पर नज़ारा टेक्नोलॉजीज था और भारत फोर्ज में भी 5% की तेज़ी 1175 के टारगेट से यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 1175 का, नज़ारा टेक्नोलॉजीज में 1110 का पहला टारगेट, उसके बाद 1170 के टारगेट भी यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। हमारे तीनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपको मिल गए हैं। कुल मिलाकर 6 रिकमेंडेशन और 6 की 6 कॉल्स जो हैं वो खरीदारी की। फंडामेंटल नज़र नीरव वोरा से भी जानेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले हमारे साथ हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई है, उनसे जानते हैं इस वक्त बिग एक्शन स्टॉक्स क्या हैं। आशीषा, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, आज बिग एक्शन स्टॉक्स में सबसे पहले KEI इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। नतीजों के बाद स्टॉक पर एक्शन दिखा है। याद रखिए, रेवेन्यूज़ में करीब 25% का ग्रोथ दिखा। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कंपनी का मुनाफा करीब 35% तक बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव दिखा है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जिसके चलते KEI इंडस्ट्रीज करीब 5% की तेज़ी के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ। इसके अलावा एल्को बेवरेज इंडस्ट्री के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। याद रखें, इंडिया और UK के बीच FTA की बड़ी डील साइन हुई और इस डील के चलते विस्की इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है। UK की प्रीमियम ब्रांड्स अब इंडिया में कॉम्पिटिटिवली एक्सपांड कर पाएगी, जिसके चलते रैडिको खैतान जैसे स्टॉक्स पर गिरावट दिखी है। इनफैक्ट रैडिको खैतान 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, BIO के सेल्स वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, जिसके चलते ये हरे निशान में है, लेकिन रैडिको खैतान में करीब 3 से 3.5% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। इनफैक्ट रैडिको खैतान ही नहीं, FMCG सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स पर आज दबाव दिखा है। कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले वरुण बेवरेजेस करीब 1.5% नीचे। इसके अलावा ITC में भी करीब 1% की गिरावट दिखी है, 430 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी 1% की गिरावट के साथ आज FMCG सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स गिरावट पर। इसके अलावा ऑल टाइम हाई लेवल्स पर कुछ स्टॉक्स हैं। सबसे पहले BSE की बात करेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑल टाइम हाई लेवल्स पर स्टॉक कारोबार करता हुआ नए शिखर पर। इसके अलावा SRF और मैरिको, इन दोनों स्टॉक्स में भी करीब 2 से 4.5% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। इसके अलावा वॉल्यूम बजर्स, वॉल्यूम्स के दम पर कुछ स्टॉक्स फोकस में है। सबसे पहले वेल्सपन लिविंग, इंडिया UK FTA के चलते टेक्सटाइल कंपनियों को बड़ा मुनाफा होगा, जिसके चलते वेल्सपन लिविंग 12% ऊपर। पेटीएम नतीजों के बाद इनफैक्ट सुबह स्टॉक 10% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था, अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी है, फिर भी 7% ऊपर, अच्छे नतीजे। और पिरामिल एंटरप्राइजेस में भी 7% की तेजी दिखी है। तो कई सारे स्टॉक्स जो वॉल्यूम्स के दम पर आज के सत्र में फोकस में है और नतीजों के दम पर भी कई सारे मूवर्स आज के सत्र में दिखे हैं। आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बिग एक्शन कैटेगरी वाले स्टॉक्स जो हैं हमारे बीच रखने के लिए। इंडिया UK फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट डील के चलते कई सारे सेक्टर्स हैं जो फोकस रेडार पर। इस डील पर सहमति बनने से फार्मा, ऑटो, लिकर, IT और फुटवेयर, ये सेक्टर्स हैं जिस पर खास तौर से नजर रहनी चाहिए। लेकिन अभी आशीषा बता रही थी एल्को बेवरेज स्पेस के बारे में और इस स्पेस पर भी खास तौर से नजर है। नीरव, गुड आफ्टरनून, आपसे ही जानना चाहेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए खबर जो है पॉजिटिव, क्योंकि स्कॉच विस्की और जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसे घटाया गया है। इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटकर 75% की गई है। तो साथ ही यूनाइटेड ब्रूवरीज की तो आज रिजल्ट भी आने वाले हैं। दोनों स्टॉक्स पर आपका टेक क्या होगा, इस स्पेस पर आपकी राय? जी बिल्कुल, देखिए ये जो ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है इंडिया और UK के बीच, ये करीबन 2022 से चल रहा है, तो कम से कम 3-3.5 साल गुजर चुके हैं। बट अच्छा हुआ है कि ये फाइनली ये डील हो चुकी है। काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, जैसे कि IT है, टेक्सटाइल्स है, जेम्स, ज्वेलरी है,
फार्मा है, ऑटो एंसिलरी है, एंड ऑब्वियसली फुटवेयर एंड सम ऑफ दीज ब्रीवरी स्टॉक्स। तो अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो डेफिनेटली ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है और जो भी टैक्स और जो भी ये लगने वाले हैं, दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। दोनों देशों के लिए जो मार्केट है वो खुल जाएगी, तो वहाँ के जो ब्रांड्स है यहाँ पर एक्सेप्ट होंगी और यहाँ के जो ब्रांड्स है वो वहाँ पर एक्सेप्ट होंगी। तो डेफिनेटली हमें लग रहा है कि फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली इट विल बी वेल फॉर यूनाइटेड स्पिरिट्स। एक अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव खरीदारी करनी चाहिए और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, खैर इस बीच पीएनबी के नंबर्स आए, एक बार मैं नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसमें 3 रुपये का तो डिविडेंड है, यानी कि अगर आप 1000 शेयर लेके बैठे हैं पीएनबी के तो 3 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये आपके अकाउंट में फ्री में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि डिविडेंड के तौर पर जो कंपनी ने दिया है। डिविडेंड तब टिपिकली दिया जाता है जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाती है और उस प्रॉफिट में से कुछ एक शेयर्स आपको हिस्से के तौर पर देना चाहती है। तो 3 रुपये आपको वैसे निकाल के दे रही है पर शेयर के हिसाब से। इसके अलावा कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट भी दर्ज किया। मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट इसका 52% बढ़ा है और 4567 करोड़ रुपए के आसपास का आया है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस में कमी हुई है, नेट एनपीएस भी कम हुए हैं और ग्रॉस भी कम हुए हैं। इसके अलावा इनका जो ब्याज से आया है जिसको हम एनआईआई कहते हैं वो भी करीब बड़ा है 3.5% के आसपास और वो 1000 करोड़ के नंबर को पार करके गया है। तो प्रॉफिट ठीक है, ब्याज से आय ठीक है और ग्रॉस एनपीएस वगैरह ठीक है, तो कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मुनाफा भी ठीक है और मार्केट की उम्मीद के मुताबिक ही है और डिविडेंड भी दिया है 3% के आसपास का, इसलिए देख पा रहे होंगे कि ये एक तेज़ गिरावट का भी शिकार नहीं है। देखिए एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर्स आएंगे ना तभी तेज़ रिएक्शन आएगा बैंक स्टॉक्स में, खासकर सरकारी बैंकों में। आपको याद होगा सरकारी बैंकों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी पिछली बार जब ऑल टाइम हाई लगा था, ठीक है, तो उससे ठीक पहले उसमें रिजल्ट्स काउंट हो रहे थे। अब रिजल्ट्स अगर कहीं भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीग से हट कर आएंगे तो शेयर चलेगा, अगर नॉर्मल आए जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे ही आए तो शेयर्स चलेंगे नहीं। हो सकता है उसके उलट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। ये कैटेगरी वाइज देखिएगा और आपको अभी तक जो भी सरकारी बैंक आया, चाहे बीओबी रहा, चाहे पीएनबी रहा, चाहे एसबीआई रहा, मेरे को इनके नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, लेकिन इनके प्राइस में प्रॉब्लम्स दिखी हैं। इनके प्राइस एक्शन बहुत पॉजिटिव नहीं था पोस्ट नंबर्स। तो एक बार और इसके बारे में आइडिया ले लेते हैं नीरव वोरा से। नीरव, आप ट्रैक करते हो बैंकिंग को, सरकारी बैंकिंग को ट्रैक करते हो आप? बिल्कुल। तो देखिए अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो जैसे आपने बताया कि नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। अगर एसबीआई की बात करें तो कुछ पैरामीटर्स पॉजिटिव थे, कुछ पैरामीटर्स थोड़े कमजोर थे। तो पोस्ट रिजल्ट्स हमने ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टॉक प्राइस में कोई ऐसा सुधार नहीं देखा या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी रैली नहीं देखी। इसका कारण यही है कि जो पिछले 20-25 दिनों में जो ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी रैली हो चुकी है जिसमें पीएसयू बैंक्स ने भी एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। सो ब्रॉडली जो नंबर्स आ रहे हैं दे आर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन, मतलब ये ऑलरेडी उस भाव में आ चुके हैं। तो यहाँ से अब अपसाइड का कोई बड़े अपसाइड की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर थोड़े कंसोलिडेटिव मोड में हो सकते हैं ये पीएसयू बैंक्स। जैसे कल हमने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नंबर्स थे वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े वीक थे, बट मार्केट ने उसको बहुत ही जोर से पनिश कर दिया, करीबन 10-11% का एक अच्छा खासा फॉल देख लिया। तो हमें लग रहा है कि ये सारे करेक्शंस जो आते रहेंगे वो दैट विल बी वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज, जो टिपिकली 1-2 साल के एक व्यू को लेकर के चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आज पीएनबी के नंबर्स है ब्रॉडली इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस। हमारा प्रेफरेंस एसबीआई पे ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू पीएनबी बिकॉज ऑफ दी पेडिग्री। तो जैसे मैंने बताया बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, देखिए पीएनबी ने अपनी सारी गिरावट को भी ख़त्म किया और ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको कहा नंबर्स में मेरे को कोई खास बड़ी प्रॉब्लम्स दिखी नहीं, बस सिर्फ प्राइस एक्शन की प्रॉब्लम है। काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रहे थे, जो ही बात आपको अभी नीरव वोरा भी बता रहे हैं, उन्होंने भी वही रीड किया है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद सचिन गुप्ता है हमारे साथ, कुणाल परार है, नीरव तो है ही, जतिन केडिया भी है, चारों मेहमान मेरे साथ बने रहेंगे। फटाफट से कुछ और सौदे भी उनसे पता करने वो करेंगे।
200 अंकों की बढ़त के साथ अभी तो बैंक निफ्टी है करीब 34 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है और विक्स भी ऊपर है 19 के आसपास चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सावधानी रखिएगा, ज़्यादा बड़ा माल ना लेके जाइएगा, छोटी मोटी वॉल्यूम रखिए अपने पास और इसी को हैंडल करने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। खैर इस बीच नंबर्स भी आ रहे हैं, कईयों के नंबर्स आना बाकी हैं तो उसका हम अनुमान बना लेते हैं और अनुमान बताने के लिए आज स्नेही है जो कि बताएंगे आपको टाइटन के नंबर्स का अनुमान, क्योंकि वो इसी सेगमेंट को कवर करते हैं। तो टाइटन के नंबर्स कैसे आ रहे हैं एक बार सुन लें। सचिन जी एक बार आप इसको सुनिएगा, उसके बाद टेक आपको देना है इस पे। ठीक है स्नेही, जरा बताइएगा टाइटन्स के नतीजे आ कैसे रहे हैं। जी हाँ, टाइटन के क्वार्टर 4 से हमें काफ़ी अच्छे आंकड़े देखने की उम्मीद है। अगर कंपनी के क्वार्टर 4 अपडेट के बारे में हम बात करें तो ये जब कुछ हफ्ते पहले आया था तब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट दिया था कंपनी ने, तो इसके रिजल्ट्स में भी हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने की उम्मीद रख सकते हैं। स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू की अपेक्षा है 13,071 करोड़ पर, जो कि 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अपटिक है। एबिटा की उम्मीद है 1,296 करोड़ पर, जो 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो 828 करोड़ पर हमारी नज़र है, 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की उम्मीद है। एबिटा मार्जिन यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर बनते हुए देख सकते हैं, 9.9% की हमारी उम्मीद है कंपेयर टू 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। की एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे, टाइटन से हमारी उम्मीद क्या है। कोर ज्वेलरी बिजनेस के एबिट मार्जिन के बारे में बात करेंगे तो हाई मार्केटिंग कॉस्ट के दम पर इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हम हाई सिंगल डिजिट्स में देख रहे हैं और उनका जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें एक शार्प जंप आ सकता है, क्योंकि गोल्ड मेटल लोन जो GML रेट होता है हर ज्वेलरी कंपनी का, वो क्वार्टर 4 में बढ़ गया है और टाइटन के लिए अब ये 4% है, पहले 2.5% था, तो इसका असर थोड़ा सा नेट प्रॉफिट पर भी दिख सकता है। स्टोर एडिशन के बारे में बात करेंगे तो क्वार्टर 4 में उन्होंने 55 स्टोर्स ऐड किए, अब उनका टोटल 2,989 स्टोर्स पर है। उन्होंने ग्रोथ की क्वार्टर 4 में ग्रोथ की अपडेट दी थी 25% और ओवरऑल FY25 के लिए 21%। अगर हम ज्वेलरी सेगमेंट के बारे में बात करें तो 25% ग्रोथ वो वहाँ पर देखते हैं, 22% वॉचेस के लिए, 19% आई केयर के लिए, 7% इमर्जिंग बिजनेस के लिए और 22% कैरेट लेन के लिए भी। अब जब टाइटन के आंकड़े आ जाएंगे तो क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे स्ट्रीट पर नज़र रखने के लिए, उनका आउटलुक गोल्ड और डायमंड के दाम पर, वेडिंग सीजन से उन्हें अगर कुछ बढ़ावा मिला है इस क्वार्टर में, डिमांड ट्रेंड्स क्या रहे हैं, अक्रॉस सेगमेंट्स उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है और कंपेटिटिव इंटेंसिटी और प्रोडक्ट मिक्स क्या है कंपनी का आगे जाते हुए, इन सारे फैक्टर्स पर हमारी नज़र रहेगी। पर जी हाँ, टाइटन से हमें स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 4 की उम्मीद है। ठीक है, स्नेही ने आपको रफ नंबर बता दिए कि इसका अनुमान कैसे है। पिछली बार भी नंबर्स का तेज़ रिएक्शन टाइटन पे आया था और उससे पिछली बार भी आया था, 2 क्वार्टर्स पे तेज़ रिएक्शन दे चुका है, इसलिए नंबर से पहले पोजीशंस थोड़ी लाइट बनाते रहिएगा और सचिन आपको थोड़ा गाइड कर देंगे टेक्निकली सेटअप चेक करके। सचिन भाई नमस्ते, जरा टाइटन को चेक करके बताइएगा कि कैसा इसमें ट्रेड लेना है। नमस्कार डिम्पी जी। वेल टाइटन का अभी अगर देखा जाए टेक्निकल स्ट्रक्चर्स तो पॉजिटिव ही है। हमने अप्रैल और मिड अप्रैल के आसपास में एक ब्रेकआउट्स देखे थे करीब 3200 के लेवल्स के, उसके ऊपर ही स्टॉक फाइनली सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम 3200 के लेवल्स के ब्रेकआउट देने के बाद में हमने टाइटन के अंदर देखा है, तो अभी भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड का ही है एंड मुझे लगता है जो लोग होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी पोजीशंस वो बने रह सकते हैं। 3200 का लोअर साइड में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है, उसको कंसिडर किया जा सकता है एज एन स्टॉप लॉस। अप साइड में मुझे लग रहा है कि इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं करीब 3450 3500 के। ऑन दी हायर साइड अगर 3500 के लेवल्स को भी सरपास करता है टाइटन तो फिर पॉसिबली अपसाइड मोमेंटम्स करीब 3700 तक के लिए भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो फ्रेश बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए तो फ्रेश बाइंग के लिए भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर टाइटन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फ्रेश बाइंग अगर कोई लेता है तो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे वो 3250 का बनेगा, उसके स्टॉप लॉस के साथ में रह सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी पोजीशंस में वो थोड़ा सा और डिप का स्टॉप लॉस 3200 का मेंटेन करके पोजीशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए भी अट्रैक्टिव लग रहा है, काफ़ी बोल्ड अग्रेसिव टारगेट्स यहाँ पर टाइटन पर देते हुए हमारे एक्सपर्ट 3346 के लेवल्स हैं, 1.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है मजबूती के साथ और यहाँ आगे और मजबूती के पूरे आसार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन नतीजों का सिलसिला चल रहा है और कई सारे नंबर्स हैं वायदा बाजार से जुड़े हुए, साथ ही निफ्टी से जुड़े और कैश सेगमेंट के भी काफ़ी सारे ढेर सारे इनफैक्ट नतीजे अभी भी आने बाकी हैं। और इसी कड़ी में टाटा केमिकल्स, LNT, ये सारी की सारी कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। नतीजों से ठीक पहले एक काम हम करते हैं कि अनुमान आपको बताते हैं ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि नंबर्स कैसे रह सकते हैं। तो नतीजों के ठीक बाद हमारे अनुमान के हिसाब से वो नतीजे आए या नहीं वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए LNT के स्टॉक प्राइस को पुल अप करते हैं। नंबर से ठीक पहले ये स्टॉक जो है कॉशियस ट्रेड कर रहा है, करीब
3,321 के लेवल्स पर एलएनटी में इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। पिछले एक महीने के चार्ट्स में भी भले ही अपमूव है, लेकिन करीब 8% तक की गेन्स इस स्टॉक ने दिखाए हैं। पिछले 6 महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे, कोई बड़ा एक्शन या बड़ा मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड देखने को मिला है। अब इसके नंबर्स आने वाले हैं। नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी है मुनाफे के फ्रंट पर, साथ ही कौन से की फैक्टर्स हैं, रेवेन्यूज कैसे रह सकते हैं और कमेंट्री पर कौन सी चीज़ों में खास तौर से कौन से पैरामीटर्स पर नजर रखनी चाहिए, सब कुछ कनिष्का हमें बता रही है। कनिष्का, बताएं एलएनटी के नतीजों से उम्मीदें क्या लगाएं? कुल एलएनटी अपने FY25 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली है और निवेशकों की नज़र कंपनी की एग्जीक्यूशन और ऑर्डर इनफ्लो पर टिकी हुई है। ईटी नाउ के ब्रोकरेज पोल के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल लगभग 12% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो करीब 75,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच सकती है। इसका श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में प्रोजेक्ट्स की तेजी से रैंप अप होने को दिया जा सकता है। सप्लाई चेन से जुड़ी अड़चनें भी कम होने की वजह से एग्जीक्यूशन मोमेंटम में सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा एबिटा की अगर हम बात करें तो ये करीब 8,040 करोड़ रुपए के स्तर पर जा सकता है, जो सालाना आधार पर लगभग 11% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। हालांकि मार्जिन्स में ज़्यादा बदलाव शायद नहीं दिखेगा, ये लगभग 10.8% के स्तर पर स्थिर रह सकते हैं। इसकी वजह कुछ पुराने फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स है जो मुनाफे पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम पहलू है ऑर्डर इनफ्लो, जो कि 80,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए के बीच में रह सकता है। इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑर्डर्स दोनों ही शामिल है, खासतौर पर हाइड्रोकार्बन और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री पर भी बाजार की कड़ी नजर रहेगी, खासकर FY26 की गाइडेंस, केपेक्स प्लान और प्राइवेट सेक्टर से आने वाले निवेश पर। इसके अलावा ग्लोबल रिस्क जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टैरिफ का असर, जियोपॉलिटिकल तनाव और कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन पर कंपनी की राय पर बाजार की बहुत कड़ी नजर रहेगी। ठीक है कनिष्का, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एलएनटी के नतीजों से एक्सपेक्टेशंस क्या कुछ हैं ये हमें बताने के लिए। रेवेन्यू के फ्रंट पर सालाना आधार पर करीब 12% की बढ़त के आसार हैं, तिमाही आधार पर भी 16% की तेजी देखी जा सकती है। मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी के एक्सपेक्टेशन लगाकर हम ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन इस पर अगर आप देखें ग्लोबल रिस्क है इन दिनों और ग्लोबल रिस्क का इम्पैक्ट पड़ता ज़रूर दिख सकता है। लेटेस्ट सप्लाई चेन इश्यूज जो है वो भी कंसर्न हो सकते हैं। ऑर्डर बुक आउटलुक और प्राइसिंग स्ट्रेंथ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आएगी, इस पर खास नज़र होनी चाहिए। नीरव, इस पर एक फंडामेंटल टेक आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पर टेक्निकली पिछले 6 महीने के चार्ट्स अगर देखें एलएनटी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। अब लार्जर चार्ट्स जब पिछले 5 साल के मैं देख रही थी, 2022 वो साल था जब इस स्टॉक ने ज़बरदस्त एक्शन दिखाया, तो ऑलमोस्ट 150% के गेंस 2022 में ही इस स्टॉक ने 1500 से इसने स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2000 का सफर तय किया था। क्या आपको लगता है लॉन्गर टर्म प्ले में उसी तरह का सिनेरियो, उसी तरह के सेंटिमेंट्स फिर से इसमें दिख सकते हैं? देखिए, तो एलएनटी अगर बात करें तो पिछले 3 से 4 साल बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, नॉट ओनली फॉर एलएनटी बट इस स्पेस में जितने भी कंपनीज हैं, जैसे थर्मैक्स है या फिर कमिंस इंडिया है, एबीबी है, तो ओवरऑल जो माहौल था पिछले 3-4 सालों में बहुत ही बेहतरीन था, बिकॉज गवर्नमेंट का एक जो फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बेहतर था। कैपेक्स जो हुआ है पिछले 3-4 सालों में वो भी बहुत ही बेहतर रहा है, एंड सारे कंपनीज को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिले हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इसी के कारण जो आप बोल रहे हैं कि एक अच्छा खासा 3-4 साल में एक अप ट्रेंड देखा है हमने पूरे ओवरऑल स्पेस में एंड स्पेशली एलएनटी में, वो इसी का कारण था। बट अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा माहौल स्लो डाउन हो चुका था। कैपेक्स को लेकर के भी थोड़े हम बैकफुट पे चले गए थे। ऑर्डर्स के भी बैकलॉग थोड़े बढ़ चुके थे। सो ये सारे कारणों के वजह से एक अच्छा कंसोलिडेशन देख रहे हैं हम इस पर्टिकुलर स्पेस में। हमने पिछले 3 से 6 महीनों में एक अच्छी गिरावट भी देखी है काफ़ी सारे स्टॉक्स में, एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 20 to 30%। बट हैविंग सेड दैट, उसके बाद हम एक अच्छा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा कॉशियस माहौल रह सकता है, बिकॉज जो टैरिफ का जो माहौल चल रहा है, बहुत सारे अनसर्टनिटीज अभी भी मंडरा रहे हैं, एंड प्लस मैनेजमेंट खुद बोल रहे हैं कि हमें नंबर्स प्रेडिक्ट करने थोड़ी मुश्किल ही हो रही है। तो फ्रॉम ऑल दैट स्टैंड पॉइंट
फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली उसमें कोई दो राय नहीं है कि L&T इज अ जायंट इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, बट फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव शायद थोड़ा कंसोलिडेशन और लंबे समय के लिए बरकरार रहे एंड थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने मिले। तो हम हमारे क्लाइंट्स को यही बोल रहे हैं कि जो भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है बरकरार रहिए, पोजीशन को होल्ड कर करके चलिए। नया खरीदी के लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए, 2 से 3 ट्रांच में इसे जमा करिए। ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले बिल्कुल कन्विक्शन है और ये कन्विक्शन बरकरार भी रहेगा। फंडामेंटली नज़रिया जो है बिल्कुल पॉजिटिव है और ऑफ कोर्स पिछले 3 सालों में स्टॉक ने ऐसे कई दौर देखे हैं जहां पर आउट परफॉर्मेंस भी दिखाए हैं और इसी के चलते लंबी अवधि का नज़रिया जो है L&T जैसे स्टॉक का पॉजिटिव ही है। टाटा केमिकल्स के स्टॉक पर एक नज़र होनी चाहिए। इस स्टॉक में भी इस वक्त एट डे हाई ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इस पर भी एक टेक्निकल नज़रिया ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन, इसका रुख करते हैं। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपना ऑप्शन का ट्रेड लेकर। लक्ष्मीकांत जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है आज हमारे पास? गुड आफ्टरनून जी। पिछले 2 से 3 दिनों के सेशंस में हमने देखा है कि निफ्टी ऑटो सेगमेंट एंड ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम मिले हैं। तो उन्हीं में से मेरा स्टॉक है भारत फोर्ज लिमिटेड। आज यहाँ पर हमें अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक बुलिश फॉर्मेशन भी मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर और एक अच्छा खासा एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है विद इन दी पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑफ 50 एंड 20 DM में। वहीं से यहाँ पर हमें रिकवरी भी दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि भारत फोर्ज का जो 1140 का कॉल ऑप्शन है उसको बाय करके चलना चाहिए अराउंड दी रुपी ऑफ 50 इन बिटवीन 15 to 53। और इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 73 रुपीज के हैं और हमें यहाँ पर 42 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। एक्सपेक्टेड टारगेट अगर अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आ रहा है 10,000 रुपीज का, और अगर बाय चांस अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो जो मैक्सिमम रिस्क है इस कॉल को लेने के दौरान वो आ रहा है हमारा 5,000 रुपीज का। लक्ष्मीकांत जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन का ट्रेड हमें बताने के लिए। भारत फोर्ज 1140 की कॉल खरीदने की राय, 50 और 53 के लेवल्स पर, लक्ष्य 73 के, स्टॉप लॉस 42 का, अधिकतम मुनाफा कॉल अगर वर्कआउट करेगी तो 10,000 का होने की संभावना और अधिकतम यानी मैक्स टू मैक्स लॉस जो है अगर कॉल रिवर्स जाती है तो करीब 5,000 का होगा। FNO को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर। FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही FNO ट्रेडिंग में उतरें। चलिए क्विकली टाटा केमिकल्स पर एक टेक हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं, उसके बाद एक ब्रेक भी लेना है हमें। कुणाल, टाटा केमिकल्स पर अपनी राय दीजिएगा। टाटा केमिकल्स की बात करें, फिलहाल टाटा केमिकल्स 823 के अराउंड है और मोमेंटम वाइज अगर देखने जाए तो जो मोमेंटम फिलहाल टाटा केमिकल्स में हमें देखने को मिला है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 823 के अराउंड लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आएगा वो 805 का होगा। 805 के एसएल के साथ यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए। आने वाले दिनों में टारगेट की बात करें तो एक अच्छे खासे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। 850 का पहला टारगेट है और 850 अगर ब्रेक होता है तो आपको 880 तक की भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा केमिकल 805 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो 5 का स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। 823 के स्तरों पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार BTST STBT ट्रेड्स और इवेंट्स ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट जो भी हैं आपके सामने रखेंगे, आप बने रहें। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स पूरी तरह से एक रेंज से मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं और ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है लेकिन आप इसी से आइडिया लग गया होगा कि आपको ट्रेड ढूंढना, करना, बातचीत करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी भी ड्रॉ कर देता हूँ। बामुश्किल से बैंक निफ्टी की 100 पॉइंट की रेंज है और निफ्टी की तो 30-40 पॉइंट की रेंज में फंस के रह गया। क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, क्या ब्रोकरेज पे करेंगे और क्या अपनी पॉकेट में लेके जाएंगे, सब कुछ छूट के रह जाएगा। इसलिए कई बार ऐसा मौका आता है जब इंडेक्स को छोड़ देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी बात मैं बता के जा रहा हूँ इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रही है कि
मार्केट ने अपने रिदम को खोया नहीं और 24,200 को भी टेस्ट करने में उसने समय नहीं दिया वहाँ पे एक्चुअली में। तो 24,200 सुबह सुबह जो आया सो आया, उसके बाद ज़्यादातर समय इसने कल के प्रीवियस लेवल के आसपास ही समय निकाला। इसका मतलब मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड्स में है। अब जब तक एफआईज नहीं घटता, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब तक एफआईज अब नहीं घटता तब तक बाजार का कोई भी क्रैक विजिबल नहीं है। ये बाजार 24,200 और 24,000 को पक्का वाला बेस बना चुका है। इसमें काफ़ी नेगेटिव चीज़ें डिस्काउंटेड हैं। खैर, एक खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद फिर कुणाल परार से भी बातचीत होगी जो हमारे आज के मेहमान भी हैं। थर्मल पावर बनाने वाली कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव खबर आई है। सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला आवंटन को लेकर पॉलिसी में चेंज किया, यानी कि संशोधन किया है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं पॉलिसीज में? देखिए, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं या थर्मल पावर जनरेशन कंपनीज हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दरअसल इंडियन कैबिनेट ने आज की बैठक में दो अहम फैसले लिए हैं। दरअसल जो रिवाइज शक्ति पॉलिसी है उसकी मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि जो कोल एलोकेशन का जो प्रोसेस है, जो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और जाहिर तौर पे इससे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको राहत मिलने जा रही है। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, यानी कि दो मैकेनिज्म को अब मंजूरी दी गई है। पहले मैकेनिज्म के तहत जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि पीएसयूज हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत आती हैं, उनके लिए नोटिफाइड प्राइस पर कोल लिंकेजेस मुहैया कराई जाएगी। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको जारी रखा जाएगा, जिसमें सब्सिडी भी शामिल होंगी। जो ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है, चाहे वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से क्यों न हो, साथ ही साथ जिसमें जो कि इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स भी हो, अगर उन्हें कोयले की जरूरत है तो उन्हें इस बात की इजाजत मिलेगी कि उन्हें कोल लिंकेजेस मिले। और ये शुरुआती तौर पर ये 12 महीने के लिए ये कोल लिंकेजेस इस तरह के पावर प्लांट्स को उपलब्ध कराई जाएगी कोल इंडिया की तरफ से। लेकिन इन कंपनीज को इस बात की भी इजाजत दी जाएगी कि अगर वो 12 महीने से ज्यादा समय तक भी कोल लिंकेजेस लेना चाहती हैं तो उन्हें ये इजाजत मिलेगी। हालांकि अधिकतम अवधि 25 साल तक होगी, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि उन्हें जो नोटिफाइड प्राइस है उसके ऊपर प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम देकर वो 25 साल तक कोल लिंकेजेस की जो फायदा है, कोल सप्लाई का जो फायदा है, ये कंपनीज ले सकती हैं। इसके अलावा उन्हें एक और राहत दी गई है। वो राहत दरअसल इलेक्ट्रिसिटी की बिक्री से संबंधित आजादी को लेकर एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जिसको कैबिनेट ने मंजूर किया है कि इस तरह के लिंकेजेस के जरिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगी, जो जनरेट करेंगी वो कंपनीज, उन्हें इस बात की आजादी होगी कि वो किसी भी मीडियम के जरिए इसकी बिक्री कर सकती हैं। ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर आप पावर जनरेशन कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या वैसे पावर प्लांट्स के नजरिए से देखें जिनके पास कोल लिंकेजेस नहीं है। साथ ही साथ कोल इंडिया को जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि ये जो मैकेनिज्म है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये खबर है और एक्चुअली में खबर एनटीपीसी के लिए भी पॉजिटिव है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोल इंडिया के लिए, एनटीपीसी के लिए पॉजिटिव है। जैसे अब प्रकाश आपको बता रहे थे, जनरेशन वाली कंपनीज है वो जो भी बिजली प्रोड्यूस करेगी उसको वो कहीं भी बेच भी सकेंगे। तो एनटीपीसी और कोल इंडिया दोनों को चेक करवा लेते हैं। एक काम करते हैं, कोल इंडिया भी देश की सबसे बड़ी कंपनी है और एनटीपीसी भी पावर जनरेशन में देश की सबसे बड़ी कंपनी है। कुणाल परार, एक बार जरा दोनों को चेक कर लो आप। यस डिम्पी जी, अगर दोनों स्टॉक की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं कोल इंडिया की, जिस हिसाब से स्टॉक का ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और ये स्टॉक में एक और अच्छी बात है, ये स्टॉक लगातार अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। तो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल रहेगी। फिलहाल 383 के अराउंड स्टॉक है और रिसेंट डेज में स्टॉक ने अच्छा खासा बॉटम भी बनाया है। आने वाले दिनों में डिम्पी जी ये स्टॉक आपको 410 और जिस दिन ये स्टॉक 410 ब्रेक करेगा आपको वन वे डायरेक्शन में 440 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। और लो लेवल पे हम यहाँ पे 370 का यहाँ पे आईएसएल मेंटेन करके चलेंगे। सो एक तो पहला कैपिटल गेन तो होने के चांसेस है ही है, लेकिन अगर हम इसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म भी लेके जाते हैं तो अच्छी खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है ये कंपनी, तो डिविडेंड भी वहां पे अच्छा खासा पे आउट मिल सकता है।
ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। आपने जो बात रखी है वो हमने नोटिस किया। खैर मैं फिर से बार बार आपको मैं एक दो शेयर और भी नोटिस कराता हूँ। एक पॉइंट मेरे को और भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगर आज एक बार जरा चार्ट दिखाना, रिलायंस का चार्ट 3 पे, आज मेजोरिटी ऑफ द समय वो हरे निशान में नहीं आया, बाजार अटैम्प्ट ले रहा है। भूलेंगे जी रिलायंस तो 6 दिन से चल रहा था, इसलिए हरे निशान में आने की ज़रूरत क्या है, अब तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है कि अगर आज वो पॉजिटिव नहीं हो रहा है, ज़्यादातर समय रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ज़्यादातर समय आ रहा है, ये पॉजिटिव नहीं है और डेज लो के आसपास बंद कर रहा है। तो क्या कुणाल परार, मेरे को 25 रुपये वैसे नहीं कमा पाया, 50 रुपये वैसे नहीं कमा पाया, क्या शॉर्ट करके कमा सकता हूँ? एक छोटा सा स्टॉप लॉस 1420 का रख लेता हूँ, जाएंगे 13 रुपये और मेरा जो टारगेट है यहाँ से वो 1380 रुपये का है। तो 20 रुपये और 7 रुपये, 27 से 28 रुपये, 30 रुपये मोटा मोटी समझ लो मेरे को मिल जाएंगे। क्या ट्रेड लेना चाहिए, समझदारी है या नहीं है? वेल डेफिनेटली शॉर्ट साइड का अगर ट्रेड लेना है तो समझदारी है, क्योंकि आप देखिए काउंटर ने पहले जिस लेवल पे मोमेंटम दिखाई थी, एक्चुअली जहां पे हाई बनाया था वहीं पे काउंटर ने रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। और इतना ही नहीं, ऊपरी लेवल पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बनाई है और उसके बाद लगातार पिछले 2 दिन से काउंटर एक डाउनसाइड की मोमेंटम में है। सो व्यू फिलहाल यहाँ पे एक बियरिश साइड का ही बन रहा है। 1420 का हम यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। सिपर साइड डिम्पी जी 1425 का हम रखेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो व्यू यहाँ पे डाउन साइड का है। ये स्टॉक 1380 से लेकर 1370 तक के लेवल ऐसे टारगेट दिखा सकता है। सो 1320 नहीं, 25 का ऐसे रख के इसको शॉर्ट करके चला जा सकता है। 25 का ऐसा लगा के भले आप छोटा शॉर्ट करना चाहें करें। अच्छा, कई लोग होते हैं जी हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ये तो पोर्टफोलियो का शेयर है, हमें शॉर्ट से पैसा बनता नहीं है, तो आप कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हो। मैं फिर से बोलता हूँ आपसे, मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी, देखो 24 घंटे का चैनल है, मैं तो कुछ ना कुछ पूछूंगा ही और सामने वाला गेस्ट भी बताएगा, लेकिन फैसला आपको करना है कि आपको पोर्टफोलियो ज़्यादा हैवी करके चलना है कि लाइट रखना है। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो को लाइट रखना चाहिए। 19 का विक्स आपको ना थोड़ा डिस्टर्ब करके रखेगा, ये हमको भी डिस्टर्ब करके रखेगा। जो लोग प्रोफेशनली दिन रात मार्केट को देख रहे हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, तो एक इन्वेस्टर को भी डिस्टर्ब सकता है। तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान, पोजीशन स्लाइड रखो। हाँ, प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो फिर 1425 का एक एसएल डाल के चाहे तो रिलायंस को एक बार शॉर्ट भी कर सकते हो। छोटा सा ब्रेक के बाद ना 2 मेहमानों से मैं आपको और कनेक्ट कराऊंगा। एक का नाम है संदीप त्रिपाठी, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, और दूसरे मेहमान होंगे हमारे गुरमीत चड्ढा, कंप्लीट सर्कल्स के हैं, तो उन दोनों से भी बातचीत होगी। ने कहा था कि वो आतंकियों को और उनके कैंप को मिट्टी में मिला देंगे। जो तस्वीरें रात को आई वो साफ बता रही है कि वो मिट्टी में मिल रहे हैं। जो कैंप्स पहले जगमग रहते थे उन कैंप्स के अंदर आज धूल पड़ी हुई है और वहां से ताबूत और लाशें निकल रही हैं। वजह बहुत साफ है, भारत सरकार ने अपना जो काम करना था वो करके दिखाया। उस कैंप पे हमले किए जिस कैंप से आतंकी आते थे, ट्रेंड होके उन्होंने जो पहलगाम में घटनाक्रम किया, सरकार ने एक किश्त के रूप में उनके ऊपर हमला करके बता दिया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 संजीदा मेहमान, मैं इनको इसलिए संजीदा मेहमान बोलता हूं क्योंकि इन दोनों से हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ समझने को भी मिलेगा, और इस पूरे मैटर को हम मार्केट से और इस पूरे घटनाक्रम से जोड़ने की कोशिश करेंगे। संदीप त्रिपाठी जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और गुरमीत चड्ढा, सत श्री अकाल गुरमीत, आपसे भी बातचीत करके हमको अच्छा लगता है। मार्केट की जो आप इंसाइट्स हमको देते हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपको बधाई के साथ शुरुआत करूंगा। देखिए, हम एक दूसरे को बधाई देंगे तो हौसला आपका और मेरा दोनों का ऊंचा हो जाएगा। भारत माता की जय करते हुए इस बार जो देश की सेना ने काम करके दिखाया वो काफ़ी काबिल तारीफ है। ऐसा काम किया कि कोई मिलिट्री बेस को नहीं हिलाया, कोई सिविलियंस को मारा नहीं, लेकिन जोरदार पिटाई की उन ठिकानों की जहां पे से आतंकी आते थे। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए है, अब क्या होगा सर? ये बात पुरानी होगी, अब ऑलमोस्ट अब 24 घंटे हो जाएंगे आज रात को, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा ये हमको बता दीजिए। देखिए, अब क्या होगा, फ्यूचर का जो स्टेप है, मुझे लगता है वो वर्तमान और अतीत को कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा देखना होगा हमें। सबसे पहली बात ये है कि जो करंट सिचुएशन ये है कि
हमने कहा था कि हम आतंक को खत्म करेंगे, तो हम टारगेटेड पिन पॉइंट ये अटैक था। अब ये है कि और हमारे जो मिलिट्री चीफ है उन्होंने ये भी कहा, आर्मी चीफ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अभी तो ये फिलहाल शुरुआत है, तो दैट मीन्स कि अभी तो ये शुरुआत ही एकदम क्लियर है कि ये पूरी घटनाक्रम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो टेरर था, जो मशीन थी पाकिस्तान की, जो स्टेट पॉलिसी को लेकर के जो चल रहे थे, उनके टूल थे, वो खत्म हो गए हैं। वो उनको पहले अटैक में, पहले प्रहार में उनको खत्म किया गया। अब रही बात नेक्स्ट स्टेप की, तो मुझे लगता है कि भारत वेट एंड वॉच करेगा कि आखिर पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि दूसरा स्टेप जो होगा हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे। और अभी भी भारत का मानना है कि हम सिविलियन पर अटैक नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरीके का बिहेव करता है, बट भारत की तैयारी उससे आगे की है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत कभी भी रिस्पॉन्स देख करके नहीं करता, अपना स्ट्रेटजी कैलकुलेशन पहले से ही रखता है कि आखिर जब चाइना भी साथ में आ जाए, बांग्लादेश भी साथ में आ जाए, सारी सिचुएशन उसके साथ में जो हमारा कैलकुलेशन कहता है, तब हमारा क्या होगा। मुझे लगता है कि भारत की जो सेना उसके लिए तैयार है। और जैसे कि हमने मॉक ड्रिल कहा था और आज के लिए बोले थे कि भारत आज इसकी तैयारी करेगा, लेकिन हमने कर दिया कुछ और। तो यही है कि अभी हम इतना खुल के कह नहीं सकते हैं कि आखिर कल क्या होगा आने वाले टाइम में, बट इतना जरूर है कि जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन वो ये है कि पहली जीत तो हमने ये ली कि हमने उनके ठिकानों को तोड़ा, हमने उन कैंपों को तोड़ा जो पिछले 30 साल से भारत के सरदर्द थे, हमारी हमारी अमन चैन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसको हमने अटैक कर दिया। और दुनिया को बता दिया, जो ग्लोबल कम्युनिटी है उनको हमने ये भी बताया कि देखिए हमने आतंक के ठिकानों पर जो उनको प्रहार किया, जिसको पाकिस्तान हमेशा पनाह देता रहा और कभी भी ये नहीं माना कि हमारे यहाँ के ये सेंटर है। हमने लोकेट करके मारा, हमने आतंकियों को मारा। हमने देखा कि अजहर जिस प्रकार से एक्सेप्ट किया और जिस प्रकार से रोया, वो इस बात का दो तक है कि भारत ने कहा था कि कल्पना के बाहर दंड होगा, और ये वही हुआ कि ये कल्पना के बाहर पाकिस्तान को नहीं था। पाकिस्तान को तो लग रहा था कि पीओके में बस थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है, लेकिन भारत ने जिस तरह से स्ट्राइक किया वो अपने आप पे पिन पॉइंटेड था। आने वाला टाइम कैसे होगा हमें थोड़ा देखना होगा। बिल्कुल संदीप जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि आतंकवाद के ठिकानों पर हमने हमला किया, और ये इसी बात का प्रमाण है कि भारत जो है उसूलों का मान रखता है। किसी भी जंग के मैदान में भी उसूल होते हैं, और उन्हीं उसूलों का मान रखते हुए भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई की। लेकिन संदीप जी, एक और सवाल आपके लिए। ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्राइक थी। सबसे पहले बड़ी ही डिप्लोमेटिकली स्ट्राइक की गई, उसके बाद इकोनॉमिकली, और फाइनली एयर स्ट्राइक से जवाब दिया गया। तो ये एक ठोस जवाब है, और क्या इसे ये कहा जाएगा कि भविष्य में आतंकवादी संगठन ऐसी हिमाकत वापस करने से पहले एक बार सोचेंगे? देखिए, अच्छा आपका सवाल है। देखिए, दो तरीके की बात है यहाँ। पहले हम स्टेट को रिस्पॉन्स किया, हमने ये भी कहा था कि आतंक पनाह देने वाली संस्थाओं को, मैंने दोनों को अटैक करेंगे। तो सबसे पहले पनाह देने वालों को हमने अटैक किया, हमने उनको वाटर स्ट्राइक किया, इसके बाद हमने डिजिटल स्ट्राइक किया, इसके बाद हम ग्लोबल कम्युनिटी से उनको डिसइंटीग्रेट या एलाइनेट करने की कोशिश की। और हमने यहाँ तक इकोनॉमिकली देखा कि IMF से जहां तक उसको पैसा मिलने वाला था, वहां भी हमने कहा कि इसका रिव्यू किया जाए। दैट मीन्स कि डिप्लोमेटिकली साइडलाइन किया गया, डिप्लोमेटिक एलाइनेट किया गया पाकिस्तान को। दूसरी बात, हमने ये भी कहा था कि आतंक को तोड़ेंगे, तो हमने आतंक को तोड़ा है। हमने कभी UN चार्टर को ये भी नहीं कहा कि सिविलियन को हमने वहां पर डिस्टर्ब किए हो, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान बटा हुआ है 4 भागों में। ऑलरेडी बलूचिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, ये लोग खुश है कि आखिर यही वो आर्मी है, यही आतंकी है जो उनको परेशान कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन था और टैक्टिकल हमारा जो वो था, हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी तक का हमारा सफर अच्छा है, और एक मनोबल बहुत ऊंचा भारत का होगा भी, क्योंकि आप ईमानदारी से अपने स्टेट की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका हमेशा मनोबल ऊंचा ही रहेगा। और मुझे लगता है कि भारत जो कहता है नो फर्स्ट यूज, भारत जो कहता है कि हम सबसे पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो वो रिटेलिएशन नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातचीत हमारे बीच रखने के लिए, शुक्रिया। तो ये थे विदेशी मामलों के जानकार संदीप त्रिपाठी, और अब भारतीय बाजार के जानकार, बाजार के जाने माने दिग्गज कंप्लीट सर्कल के गुरमीत चड्ढा भी हमारे साथ हैं। गुरमीत, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। मानसी दवे दिस साइड। बड़े ही सेंसिबली सारे के सारे इवेंट्स को, सारी की सारी घटनाक्रम को भारतीय बाजार इन दिनों डाइजेस्ट कर रहा है।
पिछले दिनों काफ़ी सारे इवेंट्स, ट्रिगर्स, राइट फ्रॉम रेसिप्रोकल टैरिफ, उसके बाद FIS की बिकवाली, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त का सबसे बड़ा इवेंट, और इस सबसे बड़े इवेंट के बाद भी भारतीय बाजार सेंसिबली रिएक्ट करता हुआ। कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप गुरमीत? मानसी जी, आई थिंक हमें भारतीय सेना पे गर्व है। 24 आवर्स ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। जिस तरीके से वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं, और मैं प्रे करूंगा कि आगे भी उनके ऊपर वाले का हाथ बना रहे, वो उनको उनको प्रोटेक्ट मिले। क्योंकि मेरा ये मानना है कि शायद अभी थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा, कुछ ना कुछ रिटेलिएशन आ सकता है पाकिस्तान से, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा और ये काफी मल्टी डायमेंशनल अटैक है। किस एक्सटेंट तक होगा कहना मुश्किल है, शायद जो आपके रक्षा और डिफेंस के सलाहकार हैं वो बेहतर बता पाए। तो हमें ये रूल आउट नहीं करना चाहिए एक दिन के एक्शन पे मार्केट में। हाँ, आज का रिस्पांस बहुत ही मैच्योर रिस्पांस है। और कई बार क्या होता है, हम मार्केट में इवेंट को लेके इतना ऑब्सेस हो जाते हैं क्योंकि बहुत समय से ये इवेंट बाजार डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब इन द न्यूज होता है तो रिएक्शन थोड़ा कम आता है, ये हमने देखा है। और इसके अलावा 3 बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए जिसपे किसी की ज्यादा निगाह नहीं गई पिछले 2 दिन में। पहला, अगर आप डेवलपमेंट देखें तो इंडिया और यूके का जो है फ्री FTA साइन हुआ। ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि सिंबॉलिकली भी और इसके और भी रिपरकशंस हैं। तो आज आपने देखा टेक्सटाइल स्टॉक्स में, कुछ और स्टॉक्स में उसका एडवांटेज देखने को मिला, चाहे वो गोकुलदास हो, KPR मिल्स हो। इसके अलावा आप देखेंगे इससे बाकी डील्स जो हमारी होनी है वो भी एक्सपीडाइट होगी, चाहे वो EU है, US है। कल ट्रम्प साहब ने भी बोला कि टॉक्स बहुत अच्छी चल रही है बायलैटरल डील के लिए। तो आई थिंक ये जो एक फर्स्ट इंडो यूके हुआ है, आपको और इंडिया की बायलैटरल डील्स देखने को मिलेंगी। सेकंड, चाइना ने रेट कट किया और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है लगभग 1 ट्रिलियन युआन का। और पिछले 2 दिन से आप देखिए फेड भी साइलेंटली बॉन्ड्स बाय कर रहा है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है। तो पिछले 2 दिन में कुछ $25 बिलियन के बॉन्ड्स बाय किए हैं, जो कि सबसे बड़ी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है कोविड के बाद फेड की। तो मैक्रो सेटअप जो है कि क्रूड नीचे है, भारत एक अकेला ऐसा देश है जो शायद 7% प्लस पे ग्रो करेगा। अगर बाकी इकोनॉमीज देखें, US नेगेटिव GDP ग्रोथ है, जापान फ्लैट है, EU फ्लैट है। तो मुझे लगता है मैक्रो सेटअप और जो बाकी के इवेंट्स हैं ये थोड़े अननोटिस्ड हो रहे हैं। धीरे धीरे बाजार जैसे जैसे ये एस्केलेशन कम होगा इसको फैक्टर इन करना शुरू करेगा। तो मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। अगर कुछ भी बड़ा एस्केलेशन अगर नहीं होता है और वॉलेटिलिटी आपको थोड़ी देखने को मिलती है तो वो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी होगी। बट जल्दी इसको एक दिन के इवेंट से इस पे वर्डिक्ट देना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। ठीक है। गुरमीत, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी होगा। इस समय जो मार्केट्स के अंदर चर्निंग चलेगी, मान लीजिए कोई रिएक्शन नहीं भी आता और थोड़ी चर्निंग भी होती है, तो किसकी तरफ पलड़ा ज़्यादा भारी है और किसकी तरफ पलड़ा थोड़ा कमज़ोर है? ये मैं सेक्टर भी पूछ सकता हूँ और आप मेरे को थीम भी बता सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो डिम्पी जी, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीजों पे बाजार सेफ हेवन देखेगा। जब ऐसा इवेंट होता है तो आप थोड़ा फ्लाइट टू सेफ्टी करते हैं। आई थिंक पहला जो क्लियर है वो बैंक्स है। वैल्यूएशन कम है, अर्निंग बहुत अच्छा आया है इस क्वार्टर में ज्यादातर बैंक्स का। एक आधा बैंक आप छोड़ दीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, पर ज्यादातर बैंक फाइनेंशियल्स की अर्निंग बहुत अच्छे आए हैं। दूसरा, यील्ड सॉफ्ट हो रही है, और अगर US ने सरप्राइज रेट कट कर दिया या और लिक्विडिटी इन्फ्यूज की फेड ने, तो बॉन्ड यील्ड्स और नीचे आएंगी। हमने देखा कुछ अच्छे बैंक्स ने अच्छी क्रेडिट ग्रोथ की भी बात करी, अपटिक की बात करी। तो आई थिंक बैंक एक ऐसा पॉकेट है जो मुझे लगता है रिलेटिवली अच्छा करेगा। सेकंड, मुझे लगता है ये जो डिफेंस रिलेटेड नेम्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोज बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा हमने काफी जैसे लॉइटरिंग एम्यूनिशन यूज किया, हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स के रफाल यूज हुआ। ये बहुत हाई एंड, हमने एक जो उनका भागलपुर है वहां पे 500 किलोमीटर अंदर स्ट्राइक किया है। तो आप इमेजिन करिए इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी किस किस लेवल तक अब आ गई है। तो मुझे लगता है सिलेक्टिवली कुछ डिफेंस पॉकेट्स में ये बढ़ सकता है। डोमेस्टिक रूरल कंजम्पशन रिलेटेड प्ले जो है, तो आप देखिए ट्रैक्टर सेल अच्छा फिगर आ रहा है। महिंद्रा ने अच्छी कमेंट्री भी दी, उनके नतीजे भी अच्छे आए। और ट्रैक्टर का मतलब है कि पिछला क्रॉप सीजन अच्छा गया और अगले क्रॉप सीजन को लेके बॉयंसी है रूरल मार्केट में, ये बहुत पॉजिटिव है। ये हमें थोड़ी बहुत 2 व्हीलर सेल्स में भी देखने को मिली, स्पेशली TVS के डोमेस्टिक के नंबर पे। तो एक रूरल कंजम्पशन थीम मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां हमें थोड़ा सा अपटिक देखने को मिल रहा है, वो एक उसमें रहेगा। तो इन पॉकेट्स में और थोड़ा बहुत मुझे लगता है फार्मा में, जो स्पेशली जो डोमेस्टिक फार्मा नेम्स हैं जैसे मैनकाइंड फार्मा है, जो ब्रांडेड जेनरिक्स में है, वहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। और स्ट्रक्चरली कुछ प्रॉब्लम नहीं है डिम्पी जी। थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है, वोलेटिलिटी आती है, जैसे मैंने बोला
ब्रॉड मैक्रो बहुत फेवरेबल हो गया है। मैंने बहुत कम ऑयल को $60, जीएसटी नंबर बढ़ते, रेट कट होते, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होते, आप अगर पेन डाउन करेंगे तो आपको 8 पॉजिटिव मिलेंगे 10 में से अभी, और रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा मुझे रीजनेबल लगता है। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा बैलेंस्ड व्यू रखिए, थोड़ा सा एक्सपोजर अगर आप गोल्ड में और बॉन्ड्स में भी लेंगे तो शायद वहां पे भी अच्छे नतीजे आ सकते हैं। वो पोर्टफोलियो को थोड़ा हेज भी करेगा और रिटर्न भी अच्छे देगा, तो आपका जो रिस्क है पोर्टफोलियो का वो भी कम करेगा। तो फोकस आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे होना चाहिए, खाली एब्सोल्यूट रिटर्न पे नहीं होना चाहिए। जी नहीं, गुरमीत, ये बात आपने काफ़ी अच्छी बोली कि सिर्फ मार्केट के लोगों को मार्केट तक नहीं रखना चाहिए। जब बाजार पे गोल्ड, क्रूड, इन सब का असर पड़ता है तो आपको दूसरे एसेट्स क्लास में भी पैसा डालना चाहिए। ज़्यादा ना पढ़ें, ज़्यादा ना समझें, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की राय लेके उनमें भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और एक बात आपने और अच्छी बोली कि 10 में से आपको 8 चीज़ें फेवरेबल दिख रही हैं। 9वीं चीज़ मैं बता देता हूँ सर, वो है FIs। इस तरह के मार्केट में अगर FIs 49% लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं, जो पिछली बार रिसेंटली हमने बैंक निफ्टी का हाई बनाया तब 34% थे, तो ये भी काबिल तारीफ़ है। ये सारे आपके पॉइंट्स को जस्टिफाई भी कर देगा अकेला ही। बहुत शुक्रिया आपका भी आज समय हमको देने के लिए, और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके मिस्टर चड्ढा, और जल्दी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू। कुणाल परार हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, आज की क्लोजिंग हो रही है, 350 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी जा रहा है। बैंक निफ्टी को लेके जाना चाहिए, मान लो किसी को लेके जाना है तो 54,000 तो बेस अच्छा बन गया आज का। डिम्पी जी, बैंक निफ्टी की बात करें, नो डाउट आज के दिन में बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने जाए तो अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। 54,625 डेफिनेटली यहाँ से कैरी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल 54,629 के अराउंड है, और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आएगा वो रहेगा 54,220 का। कल के दिन में गैप ऑफ ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और वहीं पे वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 55,300 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी दिखा सकती है। कैरी करके चलने की सलाह रहेगी। कैरी करके रखकर चलने की सलाह। पॉजिटिव कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस जो है बाजार पर बरकरार है। CCL प्रोडक्ट्स के क्विक टेक आपसे जानना चाहूंगी कुणाल। नतीजे आए थे और नतीजों के ठीक बाद वन साइड अप मूव, 12-13% की गेन्स है स्टॉक में। CCL प्रोडक्ट की बात करें, जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 12% ऊपर है स्टॉक, 778 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जिनके पास ऑलरेडी अगर ये स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करके चलने की सलाह है, नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में आपको कहीं ना कहीं 840 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और जिस दिन ये स्टॉक 840 ब्रेक करेगा आपको वन वे डायरेक्शन में 1100 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो अगर पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। इंटैक्ट रखे। बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिन भर सीमित दायरे में ट्रेड करने के बाद इस वक्त क्लोजिंग जो है मजबूती के साथ बेंचमार्क्स में और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन जो है काफी ज्यादा मैच्योर और अच्छा देखने को मिला है। हरे निशान के साथ क्लोजिंग की तैयारी में 24,400 के पार इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप पर भी नजर होनी चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे आज के सत्र में यूके और इंडिया के FTA अग्रीमेंट जो साइन होते हुए दिखे, उसके ठीक बाद उसके बेनिफिशियरी स्पेसेस थे, वहां पर एक्शन देखने को मिला। सेक्टर जो कि मजबूती का रुझान दिखा रहे थे, नतीजों के दम पर जहां जहां एक्शन था वो स्टॉक्स रेडार पर रहे, जैसे कि BSE लिमिटेड नंबर्स हैं, उसके ठीक बाद काफी अच्छा बढ़िया एक्शन देखने को मिला। हर लिहाज से नतीजे पॉजिटिव थे और आज दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड करने के बाद क्लोज होता हुआ। टाटा मोटर्स 5.25% की तेजी, ऑटो एंसिलरी की चाल पर लगातार फोकस देखने को मिला। अच्छा खासा एक्शन यूके इंडिया FTA अग्रीमेंट पर सहमति से टेक्सटाइल शेयरों में भी अच्छी खासी मजबूती रही। गोकुलदास एक्सपोर्ट करीब 13% मजबूती दिखाते हुए क्लोजिंग भी मजबूती पर ही करता हुआ। अरविंद लिमिटेड जैसे स्टॉक पर भी दिन भर नजर रही, और साथ ही अगर आप देखेंगे केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी आज के सत्र में नजर आई। इस सूची में SRF, आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स शामिल रहे। हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर थे ये स्टॉक्स, टेक्निकल कॉल्स का भी हिस्सा रहे। 4.25% की तेजी के साथ मजबूती पर SRF का स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। क्लोजिंग में भी मजबूती के साथ ही क्लोजिंग के पूरे आसार। दीपक नाइट्राइट और UPL जैसे काउंटर्स पर भी नजर रही। लिकर स्टॉक्स
बेवरेज स्पेसेस पर भी खासतौर से नजर रही, क्योंकि इस स्पेस पर भी न्यूज फ्लो के चलते काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। लिक्विड स्टॉक्स में यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सारे स्टॉक्स में मजबूती का रुझान रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अगर देखेंगे, भले ही बटा कामकाज दिन भर एडवांस डिक्लाइन के पीस में भी देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग के दरमियान इस वक्त अगर देखेंगे एडवांसेस का पलड़ा भारी, 1600 एडवांसेस के सामने 1000 डिक्लाइंस इस वक्त। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। लगातार फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स के कंफर्ट लेवल्स पर होना ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, और इस वक्त ये कंफर्ट लेवल से आगे है। इंडिया विक्स में मजबूती जो है वो कंसर्न पैदा करती है। इंडिया विक्स जो है कमजोरी अगर दिखाता है, 15 के नीचे जाता है, तो फिर भारतीय बाजार के लिए कंफर्ट लेवल बिल्कुल डेवलप होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा पेटीएम, पिरामल एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स भी आज खबरों में रहे। पिरामल एंटरप्राइजेस में करीब 7 से 8% की तेजी देखने को मिली। पेटीएम के स्टॉक में 7.25% की मजबूती के साथ कामकाज क्लोज होता हुआ देखने को मिला। क्लियरली आज सत्र कई सारे सेक्टर्स के लिहाज से फोकस रेडार पर रहा। सीमित दायरे में दिन भर ट्रेड जरूर किया बाजार ने, लेकिन बड़ा ही सेंसिबल ट्रेड आज का कहा जाएगा। शुरुआत कमजोरी के साथ वो एंटिसिपेटेड थी, लेकिन उस कमजोरी में अगर आप देखें चंद सेकंड की कमजोरी और उसके ठीक बाद बाजार ने अपने आप को संभाला और बेहतरीन तरीके से संभाला। दिन भर एक लेवल बेस कामकाज करने के बाद इस वक्त क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हरे निशान के साथ सारे इंडेक्सेस में, चाहे फिर वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो या फिर ब्रॉडर मार्केट्स। इनफैक्ट लास्ट आवर ऑफ ट्रेड्स में बाजार में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। 54,631 के लेवल्स पर 350 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 24,400 के पार निफ्टी में करीब 30 अंक ही सही, लेकिन हरे निशान के साथ क्लोजिंग जो है इंटैक्ट। 80,740 के स्तर पर 100 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में और ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में मिड कैप, स्मॉल कैप में बढ़िया मजबूती देखने को मिली। चलिए सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के हीरो तो लगातार हम आपको बताते ही हैं, लेकिन आज का हीरो या आज के हीरो इंडियन आर्मी कही जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर, और ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ही थी, जिसके ठीक बाद लगातार आज दिन भर सारे के सारे अपडेट्स जो हमको मिल रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। इस कड़ी में आगे बहुत सारी बातचीत है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे और सारी की सारी अहम जानकारी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को हमें यहीं समेटना होगा। कुणाल, आपका शुक्रिया। मुझे और डिम्पी को आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।